स्टारडक्स हम पढ़ रहे हैं। हमारी कहानी में पहुंची है कि ये जो विजिटर्स थे, ये जो एलियंस जो बाहर की दुनिया से आए हुए लोग थे, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, ये अब निकल गए हुए हैं। ये डिसअपियर हो गए अपनी जहाज में, उधर बादलों में कहीं। और ये रफती जो इनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा हुआ था, तो ये आधे रास्ते पर रहा था। तब तक वो निकल गए थे। अब ये हाफ वे all there all there was left for Rafferty to see was a steaming place in the mud and a little circle of burnt earth. तो कहता है all there was left for Rafferty to see was a steaming place in the mud. वो तो तमाम जो कुछ बाकी बचा था रफर्टी को देखने के लिए, वो था एक स्टीमिंग प्लेस मड में एक भाप उगलती हुई एक जगह, यानी कीचड़ में एक भाप उगलती हुई जगह बाकी बची थी। हवाई जहाज, वो तो जहाज तो चला गया ना, जो बाकी कुछ बचा था इसके लिए, तो वो यही था। ए स्टीमिंग प्लेस इन द मड एंड अ लिटिल सर्कल ऑफ बर्न्ट अर्थ। और एक छोटा सा सर्कल, और एक छोटा सा सर्कल, एक छोटा सा दायरा बर्न्ट अर्थ का, जली हुई जमीन का। तो हमने पीछे पढ़ा कि ये जो प्लास्टिक कंट्रैप्शन थी, वो जो ग्लीमिंग प्लास्टिक कंट्रैप्शन जो जहाज था इनका, वो गोल था, ग्लोबुलर ऑन टॉप, फ्लैट बॉटम। तो फ्लैट बॉटम जो सरफेस पे थी वो भी गोल थी ना, गोल थी, सर्कुलर थी। तो इसी की वजह से सर्कल ऑफ बर्न्ट अर्थ बन गया था। कहने का मतलब है, वो जब वहां से स्टार्ट हो गया ना उसका इंजन या जो भी कुछ था उसका, तो उसने गर्म कर दिया जमीन को और जमीन जल गई। इतनी गर्म हो गई जमीन कि वो जल गई जब वो स्टार्ट किया उसका इंजन उसने वगैरह जो भी कुछ था। तो उसकी वजह से जमीन जल गई और वो फिर जो प्लास्टिक कंट्रैप्शन थी वो निकल गई। और दूसरी बात, जो स्टीमिंग प्लेस इन द मड है, इसमें क्लियर नहीं है कि ये मड जो है कैसे थी वहां पर। बर्न्ट जो अर्थ थी उसके आसपास मडी है, वो मडी क्यों था, वहां कीचड़ क्यों था, ये बताया नहीं गया। हो सकता है ये जो बारन था इसी में पानी था कहीं, तो इसी की वजह से कीचड़ आलूदा थी इसकी सरफेस, इसकी उसका फ्लोर। या फिर हो सकता है कि ये जो डिवाइस थी इस इन्होंने खुद पानी का कोई इंतजाम किया हो कि वो भी पानी फेंकता हो, जिसके वजह से मड पैदा हो गया था। तो बाय द वे साफ नहीं है बात। रेफर्टी सैट डाउन इन द मड। रेफर्टी बैठा मड में ही, कीचड़ में ही ये बैठ गया वहां। अ हॉलो एम्प्टी फीलिंग इन हिज मिडल। एक बहुत ही एम्प्टी किस्म की का एहसास, खाली खालीपन का एहसास उनके उसके मिडल में, उसके अंदर छाती में। दैट द ग्रेटेस्ट स्टोरी इन द वर्ल्ड हैड गॉन ऑफ इनटू द स्काई। कि सबसे बड़ी कहानी, सबसे बड़ी कहानी दुनिया में, वो दैट हैड गॉन ऑफ इनटू द स्काई, वो चली गई थी आसमान के अंदर। आसमान के अंदर वो स्टोरी गायब हो गई थी, क्योंकि इसको स्टोरी सबसे बड़ी स्टोरी थी, एक सनसनीखेज स्टोरी बन सकती थी, जो जिसके जरिए से ये अपनी कहानी को मशहूर करता। वो मतलब हर जर्नलिस्ट का जो ख्वाब होता है कि मेरी कहानी खूब चले, खूब मशहूर हो, पब्लिक हो जाए बहुत ज्यादा। तो वो कहानी अब निकल गई थी इसके हाथ से। सडनली रेफर्टी गॉट टू हिज फीट एंड शुक हिज हेड। कहता अचानक से रेफर्टी खड़ा हो गया। गॉट टू हिज फीट, टू गेट टू वंस फीट होता है खड़े हो जाना। तो अचानक से रेफर्टी खड़ा हो गया एंड शुक हिज हेड, और इसने अपना सर हिलाया। एक्चुअली इसको कुछ, he stood still in the mud, वो मड में स्टिल पड़ा रहा, वो खामोशी से मड में पड़ा रहा। उधर ही मतलब खड़ा रहा, खड़ा खड़ा होके ना मड में ही खामोश हो गए, खामोशी से रहा। his head, his eyes narrowed, उसकी आंखें पतली हो गई। his eyes narrowed, उसकी आंखें पतली हो गई। जब एक्चुअली इंसान का जब थॉटफुल हो जाता है, इसमें कोई सोच आ जाती है, तो इंसान की आंखें पतली हो जाती, नैरो हो जाती हैं। और वो क्या थॉट थी इसकी, पढ़ते हम आगे। एसोप ही yelled, did those people pay for those eggs? अब ये एसोप को यल करके पूछ रहा है, चीख के कह रहा है एसोप को,
डिड दोज पीपल पे फॉर दोज एग्स, क्या इन लोगों ने पे किया उन एग्स के लिए, जो अंडे उन्होंने लिए हमसे, क्या उन अंडों के लिए उन्होंने कुछ पेमेंट की, कुछ पैसे दिए, अदायगी की? वो जो अंडे उसने लिए थे ना, वो पहले ही हमने पढ़ा कि उसने डाल दिए थे एग्स, और ब्रूडर भी डाला था साथ में, फीड भी डाल दी थी, तो उन्हीं एग्स की बात है। क्या उन एग्स के लिए उनने कुछ पेमेंट की, कुछ उसका कारोबार में कोई वापसी में कुछ दे दिया, वो पैसे वैसे दिए? मिस्टर एसोप was standing on a chair in front of the china closet, still hunting for the camera. तो मिस्टर एसोप एक चेयर पे खड़ा था, एक कुर्सी पे खड़ा था, इन फ्रंट ऑफ द चाइना क्लोसेट, चाइना क्लोसेट के सामने, चाइना की अलमारी के सामने, यानी चीनी बर्तनों वाली अलमारी के सामने। तो उस अलमारी के सामने अभी भी खड़ा था, अभी क्या कर रहा था? स्टिल हंटिंग फॉर द कैमरा, अभी भी कैमरे की तलाश में था, अभी भी ये हंट कर रहा था कैमरे को। देखो हमने पहले ही पढ़ा ये कि कैमरा तो वैसे भी बेकार था, अगर कैमरा इसके पास है भी तो उसमें फिल्म नहीं थी, तो वो चाहिए नहीं था रेफर्टी को। लेकिन इस मिस्टर अशोक को ये बात समझ में नहीं है, और ये अभी भी तलाश कर रहा है कैमरे को। और श्योर ही सेड इन अ वे दे डिड, अब ये जवाब में कह रहा है कि डिड दोज पीपल पे फॉर दोज एग्स, इसके जवाब में है और श्योर इन अ वे दे डिड, और यकीनन एक तरह से उन्होंने पे किया, एक तरह से उन्होंने पेमेंट की, दे डिड पे, इन अ वे दे डिड पे। लेट मी सी द मनी, रेफर्टी डिमांडेड। तो रेफर्टी ने डिमांड करते करते हुए कहा, ऑर्डरन कहा कि मुझे पैसे देखने दो, यानी इसको सबूत चाहिए था ना, सबूत चाहिए था कि मनी, मैं देखता हूँ वो करेंसी नोट्स के इस तरह के होंगे, तो करेंसी नोट्स ही शायद सबूत बन जाए। और नॉट इन मनी, मिस्टर अशोक सेड, they don't have any money, but when they were here 6 years ago they brought us some eggs of their own in trade। तो कह रहा है ये, और नो, और नॉट इन मनी, नहीं उन्होंने पेमेंट नहीं की पैसों में, करेंसी नोट्स में पैसे नहीं दिए, अदायगी नहीं की उन्होंने मनी में, यानी दे डिड नॉट पे इन मनी। मिस्टर अशोक ने कहा उसको, दे डोंट हैव एनी मनी, उनके पास कोई पैसा ही नहीं है। अब ये इसकी सिंपलिसिटी है मिस्टर अशोक की, कि ये सोचता है कि चूंकि उन्होंने कारोबार में कोई पैसे से अदायगी नहीं की, तो इसका मतलब है उनके वहां कोई करेंसी नहीं है, पैसे है ही नहीं सिरे से। बट वेन दे वर हियर 6 years ago, लेकिन जब वो यहाँ थे 6 साल पहले, 6 साल पहले, दे ब्रॉट अस सम एग्स ऑफ देयर ओन, तो उन्होंने कुछ एग्स लाए, उन्होंने कुछ अंडे लाए, अपने अपने अंडे लाए, यानी अपनी मुर्गियों के अंडे लाए, इन ट्रेड, ट्रेड में, कारोबार में, ये बार्टर ट्रेड है, यानी कि चीज के बदले चीज, अंडों के बदले अंडे। रेफर्टी स्टार्टेड, रेफर्टी स्टार्टेड एग्स, व्हाट काइंड ऑफ एग्स? तो रेफर्टी को एकदम झटका लगा, स्टार्ट हो गया ये झटके से, क्योंकि इसको सबूत की तलाश में थी, तो अचानक सबूत बन रहा है कि एग्स हो सकता है उनके अंडे, कोई और किस्म के अंडे होंगे, तो सबूत सामने होगा। एग्स, व्हाट काइंड ऑफ एग्स? अंडे, किस तरह के अंडे? मिस्टर एसोप, Mr. Ashok chuckled. We called them star ducks. The eggs were star shaped, and you know, we put them under hen, and the star points bothered the hen. Something awful. कहता है हमने, मिस्टर अशोक चक्कड़, मिस्टर अशोक मुस्कुराया, मुस्कुराया। अब ये वी कॉल्ड देम स्टार डक्स, हमने उनको कहा स्टार डक्स, उनको नाम दिया हमने स्टार डक्स का, एग्स का नाम दिया हमने स्टार डक्स, क्योंकि हम बाद में पढ़ेंगे कि इनसे जो बच्चे पैदा हुए थे वो भी, उनको भी स्टार डक्स कहा। तो यहीं से यहाँ से इसका टाइटल भी आया है आपके लेसन का, द स्टार डक्स। तो कहता है हमने उनको स्टार डक्स कहा, द एग्स वर स्टार शेप्ड, और वजह ये थी, एग्स जो थे वो स्टार शेप्ड थे, एग्स की शक्ल स्टार्स की शक्ल की थी। हमारे यहाँ जो अंडे होते हैं उनकी सरफेस जो होती है, उनसे बाहर जो छिलका होता है बड़ा स्मूथ होता है, बिल्कुल साफ होता है। तो लेकिन ये जो अंडे थे ये स्टार के शक्ल के थे, यानी इसमें से पॉइंट्स निकल, जब हम स्टार को देखते हैं तो स्टार्स गोल सीधे नजर नहीं आते, बल्कि उनमें से किरणें बाहर आती हैं, किरणें बाहर आती हैं, और वो किरणें पॉइंट्स की शक्ल होते हैं। तो बस इन इन अंडों के भी वो पॉइंट्स थे, यानी कांटेदार जैसे थे। एंड यू नो वी पुट देम अंडर हैन, और कहता, और हमने क्या किया, उनको अंडर हैन डाल दिया। वी पुट देम अंडर हैन, हमने उनको एक मुर्गी के नीचे डाला, यानी कि उनको हैच कराने के लिए, उनसे बच्चे निकालने के लिए। वी पुट देम अंडर
hen, हमने एक मुर्गी के नीचे उनको रखा। Add the star points bothered the hen, और जो स्टार पॉइंट्स थे यानी कि इन अंडों के जो पॉइंट्स थे, इन अंडों पे से जो कांटे जैसे बाहर निकल रहे थे, उससे मुर्गी को तकलीफ हो रही थी, बॉदर हो रही थी, वो उसको वो परेशान हो रही थी। समथिंग awful, कुछ भयानक सा जैसा, समथिंग awful, कुछ भयानक जैसा, कुछ डरावना जैसा, ऐसा वो था, मतलब ऐसा इस तरह का, मतलब कुछ भयानक जैसे, कुछ जो चुभने वाले स्टार पॉइंट्स थे उससे हैन बॉदर हो रही थी। He climbed down from the chair, अब वो चेयर से नीचे उतरा, चेयर पे था ना, चेयर के ऊपर खड़ा था और चाइना क्लॉथ के सामने वो हांट कर रहा था उसको, कैमरे को। तो अब ये उतर गया नीचे चेयर से। तो कहता है स्टारडक्स aren't much good though, स्टारडक्स ज्यादा कुछ अच्छे नहीं है, स्टारडक्स देखने में कुछ अच्छे नहीं है। They look something like a little hippopotamus and something like a swallow, कहता वो दिखते हैं कुछ कुछ हिपोपोटामस की तरह और कुछ कुछ एक swallow की तरह, कुछ कुछ एक हिपोपोटामस की तरह, यानी कि उस जानवर की तरह जिसको हम हिप्पो कहते हैं नॉर्मली, तो उसी को हिपोपोटामस फुल नेम है इसका। हिपोपोटामस बहुत ही बदशक्ल किस्म का जानवर होता है, बहुत तो देखने में अच्छा जानवर नहीं होता है हिपोपोटामस। हिपोपोटामस यानी हिप्पो जो है बदशक्ल जानवर होता है। तो ये स्टार डक्स जो थे, ये जो हैच करके जो निकल आए उन अंडों से, जो उन्होंने अंडे साथ में लाए थे, तो इनकी शक्ल कुछ कुछ हिप्पोपोटामस से मिलती थी एंड समथिंग लाइक अ swallow, और कुछ कुछ एक swallow से। तो swallow भी एक एक परिंदे का नाम है, एक चिड़िया होती है ये। अब बील, तो एक swallow से मिली, और ये swallow जो होती है ग्रेइश कलर की होती है। तो इसकी खास बात है कि इसकी दुम जो है, इसका टेल जो है फोक्ड होता है, तो शाखों वाला होता है। बट दे गॉट 6 legs, लेकिन इनकी 6 टांगे थी। आमतौर से चिकन की 2 ही टांगे होती है, लेकिन ये इस तरह के चिकन थे, ये स्टार डक्स, ऐसे डक्स इनकी 6 टांगे थी। Only 2 of them lived and we ate them for Thanksgiving, और कहता है उनमें से सिर्फ 2 ही जिंदा रहे। 2 ही जिंदा रहे, मतलब जितने भी उन्होंने लाए थे अंडे, तो उनमें से जो बच्चे निकले उनके, तो उनमें से जब वो बड़े पले, तो तैयार होने तक वो सिर्फ 2 जिंदा रहे। एंड वी एट देम फॉर थैंक्सगिविंग, और कहता हमने उनको खा लिया। एट देम, खा लिया, एट ईटन, हमने उनको खा लिया फॉर थैंक्सगिविंग, थैंक्सगिविंग के लिए। थैंक्सगिविंग के लिए, एक थैंक्सगिविंग एक त्यौहार होता है अमेरिका में, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये इस दिन छुट्टी होती है, पब्लिक हॉलीडे मनाया जाता है, त्यौहार के तौर पर इस मौके को मनाया जाता है। थैंक्सगिविंग का इसको नाम है। और ये जब यूरोप के लोग अमेरिका में सेटल हो गए थे, तो उस वक्त 2-3 सेंचुरीज पहले की बात है, तो उस वक्त जब उन्होंने पहली फसल निकाली थी, पहली फसल जब जब उनकी तैयार होके निकल आई थी, तो उस फसल की वो याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये नवंबर की चौथी थर्सडे को ये मनाया जाता है, एवरी नवंबर 4th थर्सडे। तो उस दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। और कहता है हमने इस त्यौहार पर, इस थैंक्सगिविंग के मौके पर इन स्टारडक्स को खा लिया। मतलब जो तलाश थी इसको, ना अंडे मिले ना उनसे डक्स मिले, उनसे जो स्टारडक्स निकलने वाले थे वो भी उसको कुछ हासिल नहीं है। रेफर्टी को कुछ नहीं मिल रहा। रेफर्टी leaned closer. Mr. Aesop, he almost whispered, you wouldn't know where the skeletons of the star ducks are. तो क्या था, रेफर्टी लीन क्लोजर, रेफर्टी ने लगभग विस्पर किया, नहीं बहुत धीमी उस कानाफूसी की आवाज में बोल रहा है मिस्टर एसोप को, यू वुडंट नो वेयर द स्केलेटन्स ऑफ द स्टार डक्स आर, तुम ये तो नहीं जानते हो कि अब स्टार डक्स के स्केलेटन्स कहाँ हैं। देखो शुरू में अब ये इसको पहले तलाश थी कि चाहे कोई फोटो वगैरह उठाएगी तो कोई फोटोग्राफ वगैरह बन जाए तो इसको सबूत बन जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर ये सोच रहा था कि चलो
पैसा ही मिल जाए, वो करेंसी नोट्स का पता चले तो उनसे ही पता चले। फिर बात आई एग्स पर कि अंडे ही सबूत बन सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं। फिर आई बात स्टारडक्स पर, तो वो भी इसको हासिल नहीं है। तो अब जानना चाहता है कि चलो उन स्टारडक्स के स्केलेटन्स ही क्यों ना मिल जाए, उनके हड्डियों के ढांचे ही क्यों ना मिले, स्केलेटन्स हड्डियों के ढांचे। तो अब ये पूछ रहा है उसको, ये तो नहीं जानते कि वो कहाँ है, तो कुछ ना कुछ सबूत तो मिल जाए। Mr. Asop looked puzzled. You mean the bonds? We gave the bonds to the dog. That was 5 years ago. Even the dog's dead now. I know where the bonds are though. तो कहता है मिस्टर अशोक लुक्ड पजल्ड। मिस्टर अशोक दिखा पजल्ड, इसको ये पजल्ड दिखा, पजल्ड मतलब कंफ्यूज, इसको समझ नहीं आने लगा, ये कंफ्यूज हो गया मिस्टर अशोक, और पजल इस वजह से हुआ। यू मीन द बोन्स, तुम्हारा मतलब है बोन्स, तुम्हारा मतलब है हड्डियां। अब आम जो अंग्रेज हो, जो एक अनपढ़ अंग्रेज, एक फार्मर, एक किसान अंग्रेज जो है, उसको स्कल्टन जो है ना, स्कल्टन टेक्निकल नाम है, तो वो आम बोली में वो स्कल्टन नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए वो पजल हो गए इस स्केलेटन से क्या मतलब है, और खुद अब ठीक कर रहा है। यू मीन द बोन्स, तुम्हारा मतलब है हड्डियां, तुम्हारा मतलब है हड्डियां, यानी अब ये खुद क्लियर कर रहा है। वी गेव द बोन्स टू द डॉग, कहता हमने दी हड्डियां कुत्ते को। दैट वाज 5 years ago, और ये 5 साल पहले की बात है, यानी 5 साल पहले हमने थैंक्सगिविंग के मौके पर खाया उनको और हड्डियां दे दी कुत्ते को। इवन द डॉग्स डेड नाउ, और कहता है यहाँ तक कि कुत्ता भी अब मर गया है, कुत्ता भी अब मर गया है। इवन द डॉग इज डेड नाउ, यानी कि डॉग डेड है अब, वो भी मर गया, कुत्ता भी, ये 5 साल पहले की बात है, वो भी मर गया अब। आई नो वेयर द बोन्स आर दो, कहता गो के मैं जानता हूं वेयर द बोन्स आर दो, कि उसकी यानी कुत्ते की हड्डियां कहाँ हैं वो मैं जानता हूं। वेयर द बोन्स ऑफ द डॉग आर दो, ये मैं जानता हूं ताहम। आई नो वेयर हिज बोन्स आर दो, वेयर हिज बोन्स, यानी कि उसकी हड्डियां, कुत्ते की हड्डियां कहाँ है। आई नो वेयर हिज बोन्स आर दो, क्योंकि उसकी हड्डियां कहाँ, कुत्ते की हड्डियां कहाँ है मैं जानता हूं। रेफर्टी picked up his hat and like a man in a daze and walked out into the night. अब सबूत तो कोई नहीं आ रहा, उसने कहा कि उसकी हड्डियां कहाँ हैं, तो देखो मिस्टर अशोक की कितनी सादगी है। तो अब रेफर्टी को क्या समझ में आता है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसी के लिए इसने लिखा है यहाँ। रेफर्टी पिक्ड अप हिज हैट लाइक अ मैन इन अ डेज, लाइक रेफर्टी ने अपना हैट उठाया एक उस आदमी की तरह जो इन अ डेज हो, इन अ डेज हो, इन पूरी तरह से कंफ्यूज होकर। डेज होता है जब बहुत शदीद किस्म की वेरी ब्रिलियंट लाइट किसी के आंखों के साथ टकराए, अचानक से आपके सामने कोई बहुत चमकदार चीज आए तो क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखता है। इंसान की आंखें बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो बस यही हालत थी इसको, तो इसको मतलब कुछ नहीं दिखाई देता, इसके सामने कोई दलील नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो इसी तरह से इसने अपने हेड को उठाया एक उस आदमी की तरह, जिस आदमी इन ए डेज होता है, बिल्कुल कंफ्यूज होता है, चकाचौंध हो गया होता है बहुत ज्यादा रोशनी में। तो इसी का जैसी जैसी इसकी हालत थी, एंड वॉकड आउट इनटू द नाइट, और चला गया रात के अंधेरे में, नाइट में चला गया, क्योंकि अब अंधेरा हो गया था। तो ये मतलब बाहर निकल गया इसके इनके घर से। मिस्टर एसोप ओपन द डोर एंड केम आउट, मिस्टर एसोप ने दरवाजा खोला, पीछे से दरवाजा खोला और बाहर आया। अब ये बाहर आया तो कहता क्या कहता, वाइपिंग द डस्ट ऑफ बक्स कैमरा विद हिज स्लीव, और बक्स कैमरा से वो डस्ट वाइप कर रहा था, उसको मतलब उसका गर्दा साफ कर रहा था डस्ट कैमरे से। वो दरवाजे से बाहर निकल आया और साथ में उसने कैमरा, वही बक्स कैमरा जिसने निकाला था, और उससे डस्ट साफ कर रहा था अपने स्लीव से, अपने बाजू से, जो बाजू कमीज का बाजू होता है उससे ये इसने इसको साफ करना शुरू किया था। उस तरह से ये बाहर निकल आया और क्या कह रहा है, कहता है ओह मिस्टर रेफर्टी, ही सेड आई फाउंड द कैमरा, कहता ओ मिस्टर रेफर्टी, मैंने कैमरा तलाश कर लिया है, मुझे मिल गया है कैमरा। अब इसको ये पता नहीं है कि इस कैमरा की कोई अहमियत ही नहीं है, लेकिन ये स्टोरी के एंड पे बड़ा अच्छे किस्म का एक सैटिरिकल रिमार्क है कि किस तरह से सादा लोग जो होते हैं बहुत ही मतलब उनको बात कोई असली समझ नहीं होती हो तो किस तरह से बिहेव करते हैं। मिस्टर एसोप इसी तरह का आदमी है। तो इस तरह से आपकी स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह अगला लेसन पढ़ेंगे जो आपकी पोएम है
the daffodils.